नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में जिस तरीके से कल जब पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुई, उसके बाद से अब सभी राजनीतिक विश्लेषकों की या एक तरीके से हम कहें कि राजनीतिक गलियारों की चर्चा का विषय है एग्जिट पोल कि आखिर 4 मई को नतीजे क्या होंगे। तो 4 मई को नतीजे क्या होंगे, सब जो है वो अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से और जो उनका आकलन कहता है उस हिसाब से वो अपने तथ्य सामने रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से एक बार फिर जो है वो बड़ी खबर है और इस बार महाराष्ट्र में एक तरीके से राजनीतिक विस्फोट होने वाला है। और ये जो विस्फोट होगा, इस विस्फोट में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। 2018 में जब उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी में जाने का फैसला लिया, उसी दिन यह तय हो गया था कि अब शिवसेना का विनाश तय है। और इसकी स्क्रिप्ट लिखने वाले व्यक्ति का नाम था संजय राउत। बहुत बार हमने जो है वो इसके ऊपर चर्चा की है कि एक जिस तरीके से महाभारत में शकुनी का जो रोल आता है, संजय राउत उसी शकुनी की भूमिका में शिवसेना को सीधे तौर पर आप देखिए कि किस स्थिति में पहुंचा दिया। तो संजय राउत, शरद पवार, और उस वक्त अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये जो गठबंधन है वो एक वैचारिक गठबंधन है, लेकिन ये वैचारिक गठबंधन नहीं था। ये एक तरीके से सत्ता की लालसा में लिया गया फैसला था। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में आपस में सहमति बन सकती है? लेकिन सत्ता के लिए दोनों पार्टियों में सहमति बनी। कारण क्या था वो आप सबको पता है, 2014 और 2018। तो 2018-19 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को लगा कि अब उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब लगा या किसी के कहने पर, लेकिन उसके बाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस महत्वपूर्ण भूमिका को अगर आप देखोगे तो संजय राउत एक तरीके से शरद पवार के बेहद करीबी आप उनको कह सकते हैं। सामना के संपादक, बड़े समय से बाला साहब ठाकरे के समय से वो जो है वो सामना से जुड़े हुए और उद्धव ठाकरे को शुरू से जानने वाले। तो उनको लगा कि उनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए शिवसेना में बड़े नेताओं को जो है वो दरकिनार करना पड़ेगा। तो एक तरीके से मातोश्री के ऊपर कब्जा कर लिया। शरद पवार का कहना ना कांग्रेस पार्टी टाल सकती थी और ना ही जो है वो उद्धव ठाकरे उस स्थिति में, क्योंकि संजय राउत जब मीडिएशन कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं चाहती थी, लेकिन शरद पवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे की, या हम कहें कि उस वक्त शिवसेना से हाथ मिलाया। पार्टी टूट गई। पूरे देश ने देखा, हमने बहुत बार जो है वो उसके ऊपर चर्चा की। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी अपने पुराने दौर में वापस आती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जो है वो अपनी रणनीति में बदलाव किया है। और ये रणनीति में जो बदलाव है, इससे पहले निकाय के जो चुनाव हुए, बीएमसी के जो चुनाव हुए, उसमें भी आपको साफ तौर से दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी अब शिवसेना को जो है वो पूरे तरीके से खत्म करना चाहती है, क्योंकि जब तक, और कांग्रेस पार्टी का ये क्लियर जो है वो रणनीति का एक हिस्सा है कि जब तक क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर नहीं होगी, तब तक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी नहीं बन सकती। महाराष्ट्र में इस वक्त की अगर आप स्थिति को देखोगे, आप कांग्रेस पार्टी के नजरिए से हम इसको देखते हैं, कांग्रेस पार्टी का मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी, वो हर स्टेट में जो है वो रहना ही रहना है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है और लोग जो है वो परिवर्तन की राह चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं, तो सवाल यह उठता है कि मतदाता किस तरफ जाएगा। तो अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं तो फिर कौन? तो उस वक्त विकल्प के तौर पर
जो भी पार्टी, क्योंकि अब तक जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी मजबूत थी शिवसेना कांग्रेस पार्टी के बजाय, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी उसको लगातार जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर लेकर जा रही है। और जब उद्धव ठाकरे की पार्टी समाप्त हो जाएगी, दूसरी पार्टी है एनसीपी, इसी महाविकास आघाड़ी में। तो एनसीपी के ज्यादा दिन जो है वो बचे नहीं है। जिस दिन शरद पवार का इंतकाल हो जाएगा, आप मानकर चलिए कि एनसीपी जो है शरद पवार की पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और हो सकता है कि एनसीपी जो है वो अजीत पवार गुट के साथ चली जाए, शरद पवार की, और सुप्रिया सुले, ये भी जो है वो पूरे कयास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। अब ऐसी स्थिति में एनसीपी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए है शिवसेना उद्धव ठाकरे। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे की स्थिति, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे मजबूत होते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है और एक विकल्प बनता है उद्धव ठाकरे का। हालांकि हम जो है जिस आकलन पे जा रहे हैं वो आकलन एक गलत दिशा में है, लेकिन एक अनुमानित, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है, हम उस हिसाब से एक बार जो है वो इसका उदाहरण लेकर बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव में आपने देख लिया उद्धव ठाकरे की शिवसेना का क्या हुआ, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, दो तरीके से आप देखिए। एक, उद्धव ठाकरे को ऑपरेशन टाइगर का जो है वो डर सता रहा है। और ऑपरेशन टाइगर का डर क्यों सता रहा है? अगर इसमें आप ऑपरेशन टाइगर की बात करोगे तो प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा रोल होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से ठनी हुई है। और कारण यह है कि जिस तरीके से राज्यसभा की सीट जो खाली हुई, प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल पूरा हुआ, तो विपक्ष के हिस्से में एक सीट आती थी और विपक्ष के पास विधायकों की संख्या 47 और राज्यसभा के लिए जो है वो 37 विधायकों की जरूरत थी। तो एक तरीके से कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से जाएगा कौन, तो सबसे ज्यादा विधायक किसके? शिवसेना के। अब ऐसी स्थिति में शिवसेना अपना दावा कर सकती थी और प्रियंका चतुर्वेदी को यह पूरी उम्मीद थी कि प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा में दोबारा चली जाएगी। लेकिन संजय राउत ने एक पासा फेंका, एक पैतरा फेंका और बिना किसी की राय लिए शरद पवार का नाम आगे कर दिया। और शरद पवार की स्थिति कैसी है आप समझ सकते हैं। उस वक्त भी खबर आई थी कि वो अस्पताल में डॉक्टर को ये कहते हैं कि आप उनको जो है वो एक ऐसा इंजेक्शन दीजिए जिससे कि वो 3 से 4 दिन जो है वो चल फिर सके, जबकि बोलने की उनकी हिम्मत जो है वो है नहीं। और राज्यसभा में शपथ के दौरान ये दिखाई भी दिया। और इस बात से चिड़ी हुई थी प्रियंका चतुर्वेदी की संजय राउत ने शरद पवार का नाम क्यों लिया, आखिर शिवसेना ने अपनी दावेदारी क्यों नहीं दी। और आज उसका नतीजा अगर आप देखोगे तो इस वक्त महाराष्ट्र विधान परिषद, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा भी है और विधान परिषद, जिसकी 9 सीटें खाली हो गई और विपक्ष के हिस्से में आती है सिर्फ 1 सीट। और 1 सीट पे महाविकास आघाड़ी की बात करें तो फिर तीनों पार्टियां ठीक राज्यसभा की तरह जो है वो तीनों पार्टियां आ जाती है। तो उद्धव ठाकरे ने अपने पैर जो है वो वापस खींच लिए। कारण क्या था? कारण सिर्फ एक ही था कि इस ठाकरे परिवार से सीधे तौर पर किसी ने चुनाव नहीं लड़ा और आपने देखा कि ऐसा हुआ भी नहीं। लेकिन 2018 में सत्ता की लालसा के चलते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के कहने से एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, विधान परिषद सदस्य बन जाते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अब उद्धव ठाकरे जो है वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में शिवसेना ने एक तरफा फैसला लेते हुए अपने ही एक उम्मीदवार, जिसका नाम जो है वो दानवे, अंबादास दानवे, कि एमएलसी का उम्मीदवार शिवसेना की तरफ से अंबादास दानवे होगा। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो है वो रणनीति में, जिस तरीके से कहते हैं ना कि पासा फेंका, कि अगर उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, वो किसी दूसरे उम्मीदवार पे समर्थन नहीं करती है। और इसमें आप देखिए कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता भाई जगप्रताप सिंह का जो है वो बयान भी आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है। जबकि इससे पहले निकाय के जो चुनाव थे उसमें रमेश चेन्नीथल्ला, जिसको महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया था, उन्होंने भी सीधे तौर पर
उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन करने के लिए इनकार कर दिया था। तो इससे आपको जो है वो रणनीति समझ में आएगी, क्योंकि अगर शिवसेना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है तो यह गठबंधन स्वतः ही टूट जाएगा। और वैसे भी गठबंधन जो है वो ये था नहीं, इसकी स्थिति जो है वो ठीक वैसी है जैसे अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह घोषणा कर दे कि किसी विपक्ष के उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो यह पूरा विपक्ष जो है वो मुर्गा लड़ाई लड़ने में लग जाएगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का जो डर है, संगठन की जो मजबूती है कि हम अकेले जो है वो इससे लड़ नहीं सकते, तो क्यों नहीं हम जो है वो इकट्ठा हो जाए। गठबंधन सिर्फ और सिर्फ इसी राह पर चल रहा है। इससे ज्यादा किसी भी पार्टी को अगर आप देखोगे करीब से, तो किसी को जो है वो इस तरीके की रणनीति बनाते हुए दक्षिण भारत में अगर आप देखोगे तो कुछ एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हो तो इस गठबंधन की स्थिति ठीक ऐसी है कि अपने स्वार्थ के चलते ये एक दूसरे के साथ जो है वो खड़े दिखाई देते हैं। नहीं तो शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसमें जमीन से आसमान का अंतर है। एक हिंदुत्व और दूसरी जो पार्टी है वो मुस्लिम तुष्टीकरण। लेकिन आप विडंबना देखिए, या हम कहिए कि इसे जो है वो भाग्य कहिए, किस्मत कहिए, कुछ भी कहिए, कि एक शिवसेना जो बीजेपी से ज्यादा कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली थी, आज उसकी स्थिति क्या है। और जब हम इसका पूरा आकलन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि शिवसेना की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन है। और इसके लिए जो जिम्मेवार है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति नजर आता है और वो है संजय राउत। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।